इस देश में सनातन पद्धति को अपनाना, सनातन से बेहतर, बढ़िया और दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। जेएनयू में जो वो लोग वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते थे। वो कश्मीर में हजारों लोग मारे जाते थे, तब किसी को कष्ट नहीं होता था। राहुल गांधी की स्क्रिप्ट जो है पाकिस्तान में लिखी जाती है। वो जब भी बोलते हैं तो बस्ता दूसरे को उठा के लाते हैं। एक व्यक्ति सनातन धर्म का सम्मान प्रचार कर रहा है तो आप सब उसके पीछे लग गए। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया, जिस पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान का पैसा वो लोग खाया करते थे वो बंद हो गया, तो ये पीड़ा तो होगी ना। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में देखा जाता है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। हम अलग अलग मुद्दों पे आपसे बातचीत करते रहते हैं और लोगों के विचार जानते रहते हैं। खासकर जो हमारे प्रदेश में अगर कुछ इधर उधर हो रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं जिससे आप सीधे ताल्लुकात रखते हैं, तो उस पर हमारी चर्चा बेहद ज़रूरी हो जाती है। जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेएनयू में दरअसल हुआ यूँ कि बीबीसी ने एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के भारत से लेकर के ब्रिटेन के संसद तक में उस पर चर्चा हुई और ख़ुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने उस पर बताया कि जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो कहीं ना कहीं गलत छवि को, मोदी के गलत छवि को, प्रधानमंत्री मोदी के गलत छवि को दर्शा रहा है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। इसको लेकर के इन सभी बातों के साथ ही उस डॉक्यूमेंट्री पे भारत में रोक भी लगा दी गई। लेकिन जेएनयू का कहना है कि नहीं, हम इस देश के कानून को, हम इस देश की सरकार को बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो उसी ब्रिटेन वाली मानसिकता के साथ, गुलामी वाली मानसिकता के साथ अपने वामपंथी विचारधारा को लेकर लेते हुए इस देश के हर कानून को वो रद्द करते हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं और अपनी मनमानी से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी को लेकर के एक पूरी तरह से लिंक के साथ एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि मंगलवार की रात में उस डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू में प्रसारित किया जाएगा और ओपन थिएटर में ये दिखाया जाएगा, जिसके लिए सभी लोग आमंत्रित हैं। ये चीज़ें चल रही थी, तभी एबीवीपी और जेएनयू के लेफ्ट वामपंथी विंग के बीच में एक झड़प सी हो गई। उस झड़प में फिर इतना तूल पकड़ लिया कि पत्थरबाजी भी हो गई, लेकिन लाइट चली गई, सब इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन वो नहीं रुके, बोले कि हम मोबाइल पे दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे ज़रूर। जेएनयू की ये जिद कितनी जायज़ है। इस देश में अगर किसी चीज़ पे रोक लगाई जाती है, लेकिन उनका कहना है कि चाहे रोक लगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दिखाई जानी चाहिए तो दिखाई जानी चाहिए। यहाँ तक कि ब्रिटेन के संसद में भी उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर उसकी निंदा की गई, खुद प्रधानमंत्री सुनक ने की। अनिता जी, ये जेएनयू का नहीं है, कुछ एक संगठित गुंडों का एक गिरोह है। वो गिरोह जो है, जब से मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है और उन्होंने जिस प्रकार से देश हित और राष्ट्र हित में जो फैसले लिए हैं, पाकिस्तान मोदी सरकार के आने के बाद कटोरा लिए घूमने लगा है, चाइना बार बार दुम दबा करके भागता है, तो उनको पुष्पित पल्लवित करने वाले जो लोग थे, सत्ता में भारत में बैठे थे, उनको दर्द होना स्वाभाविक है। वो पपट थे चाइना के और पाकिस्तान के। भारत में रहते थे, सत्ता में रहते थे, लोगों की बात करते थे और उनके लिए काम करते थे। जब से जो है मोदी सरकार ने ये करना शुरू किया, तब से उनको पीड़ा कष्ट होना शुरू हुआ है। पूरे विश्व में भारत के पासपोर्ट और भारत की हनक बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। भारत की मुद्रा फीसदी बहुत मजबूत हुई है पहले से। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में देखा जाता है। ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा जिन्होंने भारत के अंदर रह करके यहाँ के बहुसंख्यक समाज को तोड़ने का काम किया, उनके बीच में नफरत फैलाने का काम किया और यहाँ पर रह कर के एक विशेष वर्ग के लोगों को अपना वोट बैंक साधने के लिए उनको लगातार पोषते चले गए और वो इस देश में नासूर बन करके खड़े होने लगे हैं। जब उन
छद्म भेष में रहने वाले, घर पतवार को उखाड़ करके ही मोदी और योगी सरकार, जगह जगह भाजपा की सरकार ने काम किया है। आप बताइए मुझे कि कश्मीर में हजारों लोग मारे जाते थे, तब किसी को कष्ट नहीं होता था। मोदी सरकार के आने के बाद जब 2,500 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए तो छाती पीट रहे हैं। कौन पीट रहा है? वो लोग पीट रहे हैं, वो लोग पीट रहे हैं जो सत्ता से आजकल बेरोजगार हो गए, जो 50 साल तक रहते हुए इस देश की सत्ता में जिन्होंने रोज़गार नहीं पाया है, वो कहते हैं और आज वो बेरोजगारी का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, तो उन लोगों को कष्ट होना स्वाभाविक है। जेएनयू में जो हुआ, आपने बड़ी सही बात कही, मैंने जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, जेएनयू में जो वो लोग वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते थे, वो लोग वही हैं जो देश के खिलाफ वहाँ खड़े होकर के वामपंथी चरण के लोग बात करते थे। वो लोग क्या करना चाहते हैं? इस देश को अपमानित करना चाहते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि ऐसे कोई भी मीडिया संस्थान जो भारत का नहीं है और भारत के जनमानस को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है और झूठा गलत डॉक्यूमेंट पेश करके अपने आप को टीआरपी पाने के लिए, पैसा पाने के लिए एक देश को बदनाम कर रहा है, उसको बैन कर देना चाहिए। आवश्यकता नहीं है इस देश में। बीबीसी को बैन करना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर पूरे लबोलबाब के साथ इन्होंने जिस तरह से बातें बताई तो जेएनयू एक्टिव हो चुका है। वही जो टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ के हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। हम देखें तो संतों पे प्रहार शुरू हो चुका है और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे जा रहे हैं। और इसके साथ ही कश्मीर में एक बार फिर से 370 बहाल करने के वादे किए जा रहे हैं। इसका मतलब चुनाव बेहद नज़दीक आ रहा है और जो देश विरोधी तत्व हैं या कहें कि इस देश के बहुसंख्यकों के विरोध में जो एक गुट खड़ा रहता है वो एक्टिव हो चुका है। ऐसे में आप बताइए, जेएनयू तो एक्टिव हो गया, समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में और भी कुछ जो है वो आप बोल रहे हैं कि बीबीसी को बैन करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 370 भले हटा दिया गया है जब यात्रा पे गए, लेकिन अगर हमारी सत्ता आती है तो स्टेटहुड को हम बहाल करेंगे। सेम लाइन कि 370 बहाल करवाएगी पाकिस्तान की सरकार। ये शहबाज शरीफ जो हैं वो जेनेवा में जाके भी बोलते हैं। देखिए, राहुल गांधी की स्क्रिप्ट जो है पाकिस्तान में लिखी जाती है। वो जब भी बोलते हैं तो बस्ता दूसरे को उठा के लाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या बोलना है, जो लिख कर के देते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। आज पूरा विश्व और जहाँ विश्व में भारतीय हैं वो इस बात के लिए खुश हैं कि भारत में जो नेहरू ने जिस प्रकार से अपनी गलतियों के कारण कहें या फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण वशीभूत होकर के भारत को तोड़ने और बांटने का काम किया, धारा 370 35A को लगा करके टेम्परेरी रूप में, कोई संवैधानिक तौर पर उसको कोई दर्जा नहीं दिया गया था, उसको जो काम किया उसको मोदी सरकार ने एक पल में उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कश्मीर में आतंकवादी क्यों मारे जा रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सीमावर्ती राज्यों में मोदी सरकार लगातार सड़कें बना रही हैं, सेना के जाने के रास्ते को सुगम किया जा रहा है, एयरफोर्स को उतरने के लिए हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एयर डिफेंस हमारा मजबूत क्यों हो रहा है। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि सेना के जवान इस समय सुसज्जित क्यों हो रहे हैं, क्यों मजबूत हो रहे हैं। आज भारतीय सेना के आगे बार बार चाइना की सेना पूरी ताकत लगा कर भी घुटने टेक करके बार बार वापस क्यों जाती है। उनके पेट में इस बात को लेकर के दर्द है। उनको इस बात को लेकर के दर्द है कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया, जिस पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान का पैसा वो लोग खाया करते थे वो बंद हो गया। तो ये पीड़ा तो होगी ना, वो पीड़ा कैसे निकलेगी। अब वो मैं दावा करता हूँ, वो क्या उनके बाप, उनके कुछ पूरे खानदान की ताकत लगा ली, जो एक परिवार इस बात की कोशिश कर रहा है कि 370 लेके आएगा, कश्मीर में 370 नहीं आ सकती, 35 से लागू नहीं हो सकता। इस देश का लोग जाग चुके हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, सरकार को देखना चाहिए कि हमारे रेलवे ट्रैक के पास जिस प्रकार से रोहिंग्यन और दूसरे लोग आकर के लगातार बसते जा रहे हैं, उनकी वहाँ से सफाई होनी चाहिए। और वो इसलिए आवश्यक है कि कल को ये उनके समर्थन में जाकर के खड़े होंगे। ये लोग वो हैं जो सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने से भी बाज नहीं आने वाले लोग हैं। ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। इनको जो भी आदमी इनके बयानों को सुनता है, इनके व्यवहार को सुनता है, इनकी बातों को सुनता है, तो वो बार बार कहता है, चिल्ला चिल्ला करके कहता है, जो देशभक्त है, जो समझता है कि ये कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी का परिवार
वड्रा का परिवार और वामपंथी लोग, ये सब के सब देश विरोधी ताकतों की भाषा का देश के अंदर हमारे देश में बोपो है। मतलब वामपंथी और कांग्रेस को आप एक ही थैली के चट्टे बट्टे बता रहे हैं। सत्ता पाने के सिक्का लिए के देश दो। के सत्ता पाने के लिए उनको वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए, ये तो आपने बोला कि हाँ चलो ये नहीं लागू कर सकते हैं, उनका कोई भी नहीं लागू कर सकता है। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि धीरे धीरे सनातन संस्कृति पे और संतों पे प्रहार शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति सनातन की उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस वैदिक पद्धति पे सवाल खड़े करता है, वही व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलता हुआ नजर आता है। मैं बागेश्वर धाम की बात कर रही हूँ। पहली बात तो इसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहनी चाहिए। ये कांग्रेस अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रही है, देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसकी क्या बात करेंगे भारत जोड़ो? भारत एक विशाल देश है, भारत माँ है, माँ। उस माँ के टुकड़े करने की साजिश करने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उसको जोड़ने की बात नहीं कर सकते, इसलिए वो कहना बेकार है। दूसरी बात, जब वो मिशनरियाँ जो चल रही हैं, जिस मिशनरियों के नाम पर आपने देखा होगा जगह जगह तंत्र मंत्र बुलाते, हाथ लगाते, करंट की तरह लोग कांपते हैं, 50 हज़ारों वीडियो हैं, और उसके बाद धर्म परिवर्तन करा डालते हैं। उनको लगता है कि इसमें आने के बाद लोगों का कैंसर भी ठीक हो जाता है। हज़ारों वीडियो इस प्रकार की हैं कि हाँ, मैं हो गए हॉस्पिटल में तो उसने कहा आपको कैंसर है, वो जाके मिशनरी में चले गए, उसने उसको कुछ छुआ, कुछ पिलाया, उसके बाद वापस आया तो कैंसर ख़त्म हो गया। वो लोग क्या कर रहे हैं? जादू टोना टोटका कौन कर रहा है? एक व्यक्ति सनातन धर्म का सम्मान प्रचार कर रहा है तो आप सब उसके पीछे लग गए कि अरे सनातन का प्रचार, इनको किसी और से मतलब नहीं है। सनातन धर्म की एक जुटता से इनको पीड़ा है। और जिस दिन इस देश में गैर मुस्लिम जितने भी हैं वो सब एक हो जाएं, सनातन धर्म के लोग सब एक हो जाएं, और हिंदुओं में जिस प्रकार से अलग अलग धर्म को बांटने की साजिश ये रच रहे थे वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी पीड़ा इनको देखने को मिलेगी आपको। ये लोग उसी प्रकार के हैं। बागेश्वर धाम के बाबा पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस प्रकार से जो बातें कही हैं, को गलत थोड़ी कही है। उन्होंने थोड़ी कहा मैं चमत्कार दिखाऊंगा, तुम आ जाइए, मैं तुम्हें आइए, मेरे पास चमत्कार ले लीजिए। उन्होंने एक सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के दिन एक नारा लगवाया है कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। उसको लेकर के बवाल खड़ा हुआ है। बोला जा रहा है कि संविधान के खिलाफ बोला, ये सेकुलर देश है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं दे। क्या है? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुत्व के साथ जीना, हिंदुत्व ही इस देश की पद्धति है, जीवन शैली है। और अगर हिंदुत्व को जो व्यक्ति अपनाता है तो देश की पूरी वो जीवन शैली को अपनाता है। और ये तो पूरा विश्व मान रहा है। इसे मतलब ये मुट्ठी भर लोगों से थोड़ी को फर्क पड़ता है कहने से कि ये होगा तो ये हो जाएगा। इस देश में सनातन पद्धति को अपनाना, सनातन से बेहतर, बढ़िया और दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इस देश में, जिस देश में नहीं पूरे विश्व में मैं दावे से कहता हूँ, सनातन से बेहतर कोई पद्धति नहीं है जीने की, शैली नहीं है कोई जीने की। और ये मैं थोड़ी, पूरा विश्व मानता है। भारत विश्व गुरु बन रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। कैसे? सनातन पद्धति को बनाते हुए ना। सनातन में ही तो है कि हम प्रभु पे दूध चढ़ाते हैं, खून नहीं चढ़ाते हैं। सनातन में तो है कि हम दूसरे के लिए सेवा भाव रखते हैं, कण कण में भगवान को ढूंढते हैं। सनातन में तो है कि आप में, मुझ में, सब में भगवान है, एक दूसरे की पूजा करते हैं। मेरा भगवान सबसे बड़ा नहीं कहते हैं कि हाँ यही सब कुछ है, इसके अलावा जो भी कुछ है सब बेकार है। तो सनातन से बेहतर तो कुछ है ही नहीं है। देखिए, आप सनातन से बेहतर कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि 23 में 9 राज्यों में चुनाव और 24 में भारत का चुनाव से सनातन को नहीं जोड़ना चाहिए। तो जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? सनातन? देखिए, अगर आप सनातन के सामने किसी को खड़ा करेंगे, पूरे विश्व में सनातन के आगे कोई जीत ही नहीं सकता है। पहली बात। 9 राज्यों में सनातन। दूसरी बात, अगर सनातन की बात करेंगे, लेकिन सनातन चुनाव नहीं लड़ता है। सनातन एक, मैंने कहा ना, सनातन एक पद्धति, सनातन से बेहतर कोई जीवन के जीने की शैली हो ही नहीं सकती। मोदी जी को देख रहे हैं 2024 में? मोदी जी को ही देख रहे हैं आने वाले समय में। मोदी जी ने इस देश के भविष्य को बदला है। इस देश में डेवलपमेंट और दूसरी एक बड़ी उन्होंने लाइन खींच दी है। आप क्या समझते हैं, ये 24 प्रधानमंत्री के दावेदार सरकार चलाएंगे? ये वो चलाएगा जिसको ABC पता नहीं हो प्रधानमंत्री का दावेदार बनता है? जिसको मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता। सच में इतना वो मानसिक और ज्ञान दोनों रूप से बहुत कमज़ोर व्यक्ति है।
वो अगर मुझे नहीं लगता कहीं मेयर बन के ठीक प्रकार से काम चला सके। वो बार बार वेटिंग इन पीएम की बात करता है, उसको यही नहीं पता कि देश का सम्मान कैसे किया जा सकता है। वो व्यक्ति क्या देश की बात करेगा? तो इसलिए उस पर ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए उस व्यक्ति को। लेकिन जो सोच सनातन को बार बार तोड़ने का काम करती है, जो सोच देश की सेना के जवानों को अपमानित करने का काम करती है, उस सोच का नाम है कांग्रेस। उसको खत्म होना चाहिए। कांग्रेस को खत्म करने की बात करें, देखिए जिस तरह जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, प्रहार, हालांकि राजनीतिक दलें जो हैं वो चुनावी मैदान में चुनाव लड़ती हैं और सत्ता की सियासत में वो एक दूसरे पे लांछन भी लगाती हैं, लेकिन प्रहार पिछले कुछ सालों से देखें तो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में, राजनीति में हमेशा हिंदुत्व और सनातन पे होता है। जेएनयू इस देश के कानून को, इस देश की सरकार को मानने को तैयार नहीं है। जेएनयू मतलब वामपंथ का चेहरा। कांग्रेस हर वो चीज़ तोड़ने को तैयार है। तपस्वी राहुल गांधी वो आरती करते हुए और महाकाल के दरबार में जाते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जब बात इस देश के उस वैदिक पद्धति में उनके समर्थन की होती है तो चुप्पी साध जाते हैं। एक छोटा सा मेरा सबमिशन है अनिता जी, आपने कहा तपस्वी राहुल गांधी, जो कहता था कि भगवान राम मंदिरों में लोग लड़कियों महिलाओं को छेड़ने जाते, तो तपस्वी हो सकता है क्या? जिसको पुजारी तपस्वी का मतलब तपस्वी नहीं, कथित तपस्वी कहिए चलेगा, लेकिन आप कहें तपस्वी राहुल गांधी, नहीं, वो तो कथित तपस्वी है। अपने आप को चोला पहन के तो बहुत सारे, हर कोई भगवा पहनने वाला संत नहीं होता ना। आती है तो लोग रंग बदलते हैं। राहुल गांधी भी रंगेशियार की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। सत्ता की चाह न जाने इंसान को क्या क्या बना देती है। लेकिन एक बात तय है कि इस देश की जनता ये मान चुकी है कि इस बार अगर प्रहार हिंदू और हिंदुत्व पे होगा तो जीत सनातन और वैदिक पद्धति की होगी। हमारे साथ बात कर रहे थे नवीन जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। ये हर एक पहलू को बता रहे थे, लेकिन उन पहलुओं पे आपको भी गौर करने की ज़रूरत है। इस अड्डा पे अड्डेबाजी सिर्फ राजनीतिक और उसके विश्लेषण की नहीं होती है, बल्कि जनता को जगाने की भी एक कोशिश होती है, ताकि वो समझे और सोच समझकर अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करे जो उसको पावरफुल बनाता है। जय हिंद, जय भारत।